नमस्कार। विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विवाह रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में विवाह रजिस्ट्रेशन के नियमों में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, ये सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में विवाह रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव के क्या कारण हैं, उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां हम सबसे पहले जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में विवाह रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव आखिर क्यों किया गया। वर्ष 2024 में एक रिट याचिका दायर की जाती है माननीय हाई कोर्ट में, जो रिट सी 22491 ऑफ 2024 नंबर पड़ता है। इस नंबर की याचिका शनिदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य होती है। इस याचिका के साथ साथ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच विनोद दिवाकर जस्टिस की होती है। विनोद दिवाकर जस्टिस की जो बेंच इस याचिका की सुनवाई कर रही है, वो इस याचिका के साथ साथ 124 और याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करती है। यानी कि कुल 125 रिट याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हाई कोर्ट करती है और उस पर एक कॉमन ऑर्डर पास करती है, जिसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। शनिदेव जो इस याचिका के पिटिशनर थे, उन्होंने एक पिटीशन हाई कोर्ट में यह कहते हुए फाइल की कि हाई कोर्ट एक डायरेक्शन जारी करे इटावा के एसएसपी को, जिससे शनिदेव ने कथित तौर पर प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही कंप्लेंट की हुई थी। शनिदेव का कहना यह था कि उन्होंने एक एप्लीकेशन इटावा के एसएसपी को इस बात के लिए दिया था कि उन्हें प्रोटेक्शन दिलाई जाए उनकी फैमिलीज से, यानी कि वर और वधू दोनों की फैमिलीज से प्रोटेक्शन के लिए शनिदेव ने एप्लीकेशन दिया था इटावा के एसएसपी को, और इटावा के एसएसपी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप यह रिट याचिका फाइल की गई थी। उनको जो पिटिशनर थे, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो दोनों वर और वधू थे जिन्होंने शादी की थी, उन्होंने अपनी फैमिलीज के कंसेंट के बिना ये मैरिज की हुई थी। इसके जवाब में एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए पिटिशनर पर, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मैरिज सर्टिफिकेट पिटिशनर द्वारा फाइल की गई है वो फॉर्ज्ड है, यानी कि वो फर्जी है, और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में दिए गए हैं या उस मैरिज सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए जो अदर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो सभी फर्जी हैं। आर्य समाज मंदिर द्वारा वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था उनका, मैरिज पंजीकरण के लिए गया हुआ था, वो उसको भी उन्होंने फर्जी बताया, और इस तरह से कोर्ट का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया कि फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे किसी भी रिट याचिका की सुनवाई नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी प्रूव किया कि जो पिटिशनर था वो कभी भी इटावा के एसएसपी से मिलने नहीं गया और ना ही इसने कभी कोई प्रोटेक्शन मांगी, क्योंकि जो इटावा के एसएसपी को एप्लीकेशन भेजी गई थी वो हाई कोर्ट के प्रीमाइसिस में ही जो पोस्ट ऑफिस था उसी पोस्ट ऑफिस से भेजी गई थी, जो यह बात प्रूव करती है कि कभी भी पिटिशनर जो है वो एसएसपी से फिजिकली मिलने नहीं गया था। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट भी इस बात का संज्ञान लेती है और हाई कोर्ट को बहुत सारे लूप होल्स इस केस में मिलते हैं। साथ ही साथ जो एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे यूपी के, उन्होंने इसके साथ कुछ और फैक्ट्स पे कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी प्रोटेक्शन की पिटीशन में ऐसे मामले उजागर हुए हैं या ऐसी बातें आई हैं कि वहां पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं
बहुत सारी ऐसी याचिकाएं हैं जो हाई कोर्ट में अभी भी लंबित हैं, उनमें भी इसी तरह के मामले हैं। बहुत सारे मामलों में ये देखा गया कि वर वधू जो थे, वो जो उनकी एज होनी चाहिए मैरिज की अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, वो भी पूरी नहीं थी। मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी देखा गया कि वर और वधू की एज 16 से 18 साल की रही है। इस तरह से बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला गया एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा। इसके साथ ही ये बताया गया कि जो मैरिज सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे आर्य समाज मंदिर या इन जैसी सोसाइटीज द्वारा, वो अलग अलग जिलों की, जैसे कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और प्रयागराज की सोसाइटीज द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, जो कि एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। यानी कि ऐसी कोई सोसाइटी इन जिलों में नहीं पाई गई। साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट्स फेक हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। और इन सर्टिफिकेट्स को जारी करने के लिए जो विटनेसेस थे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स जमा थे, वो भी फ्रॉड के जरिए जमा किए गए थे वहां पे। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास नहीं हो पाए। इस तरह से बहुत सारे केसेस में ये डिस्क्रिपेंसीज पाई गई। काफी बड़ी संख्या में ऐसी पिटीशंस दायर की जाती रहीं। इसीलिए हाई कोर्ट ने अपने रोस्टर में एक नई कैटेगरी रिट सी यानी कि कपल प्रोटेक्शन लागू किया, नई कैटेगरी बना दी, जिसमें इस तरह के मामलों को कैटेगराइज किया गया। उसी तरह का मामला रिट सी ये भी था। इसमें कोर्ट ने जो एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे, उनके आरोपों को संज्ञान में लेते हुए जो एसएसपी थे, जहां पे वर और वधू दोनों के माता पिता निवास करते थे, वहां के एसएसपी को हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप एक वेरिफिकेशन करिए कि क्या ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और क्या इन दोनों के बीच में कोई शादी हुई है या नहीं हुई है। जिसके संबंध में कंसर्न एसएसपीज को हाई कोर्ट ने 4 बिंदुओं पर जांच करने के आदेश दिए। सबसे पहला था कि जो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा क्वेश्चंस रेज किए गए थे रिट पिटीशन में, उनको वेरीफाई करना। दूसरा था कि जो पिटिशनर्स थे, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, इनका वेरिफिकेशन करना। तीसरा था कि यह वेरीफाई करना कि जो पिटिशनर्स हैं, उनके बीच में क्या विवाह हुआ है या नहीं, और अगर विवाह हुआ है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हुआ है, उसके प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है, या उसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए हुआ है। और साथ ही साथ चौथा पॉइंट ये था कि जिस पुरोहित, जिस मौलवी, जिस पादरी ने ये शादी करवाई थी, उस शादी का जो सर्टिफिकेट था, उसका वेरिफिकेशन वो व्यक्ति करे, और या तो जिस सोसाइटी द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसके सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट इसका वेरिफिकेशन करें। लेकिन जब ऐसा डायरेक्शन कोर्ट द्वारा दिया जाता है, तो यह देखा गया कि 25% ऑफ केसेस में ऐसा हुआ कि जो पिटिशनर्स थे वो कोर्ट में आना बंद कर देते हैं। साथ ही साथ उनके जो काउंसिल्स थे वो लगातार एडजर्नमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोर्ट की जो मेरिट की बहस होती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट करने से वो बचना चाहते हैं, जब ऐसी जांच का आदेश हाई कोर्ट दे देता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने आईजी स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट तलब की कि किन किन रजिस्ट्रार ऑफिसेज में कितने मैरिजेस पिछले 1 साल के अंतर्गत हुए हैं, यानी कि कितने सर्टिफिकेट या कितने रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार द्वारा किए गए हैं पिछले 1 सालों में। आईजी स्टाम्प रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में 1,156 मैरिज रजिस्ट्रेशन किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 29,022 रजिस्ट्रेशन अकेले गाजियाबाद जिले में हुए। इसके बाद दूसरे नंबर पर लखनऊ आया, जिसमें 8,001 रजिस्ट्रेशन हुआ, और तीसरे नंबर पर कानपुर रहा, जहां पे 7,000 के आसपास रजिस्ट्रेशंस हुए।
इन सभी रजिस्ट्रेशंस में जो सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुआ वो श्रावस्ती जिले में हुआ, जहां पे सिर्फ 51 रजिस्ट्रेशंस हुए। और हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट में यह एनालाइज किया कि यूपी के 75 जिलों में कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो उनके कंपैरिजन में जो छोटे शहर थे उनमें रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम हुए थे, जो किसी डिस्क्रिपेंसी की तरफ इशारा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के 38 जिले ऐसे थे कि जहां पे 500 से भी कम विवाह रजिस्ट्रेशन हुए थे। ये सभी बातें कोर्ट की संज्ञान में आती गईं और कोर्ट इस नतीजे की तरफ बढ़ती गई कि एक बड़ा स्कैंडल इन सभी के बीच में चल रहा है। कोर्ट ने पुनः जांच के आदेश दिए पुलिस अथॉरिटीज को। पुलिस ने जब जांच किया तो उसने ये पाया कि जो आर्य समाज के नाम पर सर्टिफिकेट्स इश्यू किए गए थे वो हाई कोर्ट जो था, हाई कोर्ट के बाहर ही एक कंप्यूटर की दुकान थी, उस पे पुलिस ने छापा मारा और छापे में ये पाया गया कि वहां पे 2 कंप्यूटर बरामद किए गए। उन 2 कंप्यूटर्स में प्रोफार्मास पाए गए अलग अलग सोसाइटीज के। कोई प्रोफार्मा वृंदावन का था, कोई प्रयागराज का था, कोई गाजियाबाद का था। इस तरह से अलग अलग मैरिज सर्टिफिकेट के प्रोफार्मास बरामद किए गए पुलिस द्वारा और 2 लोगों को साथ ही गिरफ्तार भी किया गया और वो दुकान सीज भी कर दी गई। तो इस तरह से एक पूरा स्कैंडल चल रहा था जहां पे फर्जी सर्टिफिकेट्स इश्यू किए जा रहे थे, अंडर एज वर वधू की शादी कराई जा रही थी और साथ ही उनको इलीगली हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी दिलाया जा रहा था। इन सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे कृत्य जो भी किए जा रहे हैं वो विवाह जैसी एक शुद्ध रीति को दूषित करने वाली चीजें हैं और साथ ही साथ ऐसी घटनाएं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस को बढ़ावा देती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देती हैं और न जाने कितने ऐसे जुर्म हैं जिनको बढ़ावा देती हैं। साथ ही साथ ऐसे कृत्य जो 16 साल 18 साल के बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई से दूर करती है, उनको उनके मौलिक अधिकारों से भी दूर करती है। इन सभी चीजों को, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के तहत हाई कोर्ट ने जो रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं उनको डायरेक्ट करने का आदेश दिया आईजी रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प को कि आप एक निर्देश लाइए जिसमें वेरिफिकेशन की सुविधा लाइए। जब भी कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो वहां पे उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन की सुविधाएं होनी चाहिए ताकि यह डिसाइड किया जा सके कि जो भी व्यक्ति शादी के लिए आया है वो जेन्युइन है, यानी कि वो शादी करने योग्य है, शादी की उसकी एज है और जो भी प्राविधान है मैरिज से रिलेटेड उन सभी क्राइटेरियाज को वो पूरा करता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट द्वारा आईजी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया गया और जहां से नए नियमों की शुरुआत हुई। आईजी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ने कोर्ट को बताया कि किन नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार हैं। विवाह के दोनों पक्षकारों वर एवं वधू की पहचान उनकी सहमति के आधार पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाएगी। विवाह के दोनों पक्षकार यथा वर एवं वधू के साथ साथ 2 साक्षियों का विवरण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर पर प्रविष्ट की जाएगी। संबंधित विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष वर एवं वधू के साथ साथ 2 साक्षियों के फोटो एवं बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान सॉफ्टवेयर द्वारा दर्ज किए जाएंगे। विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा वर एवं वधू की जन्मतिथि के सत्यापन के समाधान के बाद ही पंजीकरण की कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु बोर्ड द्वारा डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेजों के संग्रह हेतु एक ऑनलाइन व्यवस्था सृजित की गई है जो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है। ऐसे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज का सत्यापन https://api-setu.gov.in पर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु result.upmsp.edu.in पर जाकर वर्ष 2002 के बाद निर्गत परीक्षा फल जिनमें
जन्म तिथि भी अंकित होती है का सत्यापन किया जाएगा। रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का सत्यापन CRS पोर्टल से विभागीय पोर्टल के API संयोजन के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित प्रारंभिक सूचना जनगणना विभाग से प्राप्त की जा सकती है। पासपोर्ट, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन में दर्ज जन्मतिथि का सत्यापन संबंधित विभाग के पोर्टल से किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त विभागीय सॉफ्टवेयर का प्रोटीन e-gov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पोर्टल से संयोजन किया जाना प्रक्रियाधीन है, जिसके पश्चात पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन में दर्ज जन्मतिथि का सत्यापन एक ही पोर्टल से किया जा सकेगा। CISCE बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों का सत्यापन www.cisce.org पोर्टल पर किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में जहां विवाह के पक्षकारों से संबंधित शिक्षण संस्थाओं के अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, वहां मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए जन्मतिथि का सत्यापन किया जाएगा। कोई भी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र से सत्यापन किया जाएगा। वर एवं वधु के साथ साथ 2 साक्षियों के पहचान पते के प्रमाण पत्र एवं आयु के प्रमाण पत्र के रूप में निम्न में से एक पहचान पत्र अपलोड किया जाएगा। पक्षकारों की पहचान के संबंध में आधार के अतिरिक्त निम्न में से किसी एक अतिरिक्त पहचान पत्र का अपलोड किया जाना, जिनमें स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अभिलेख। पक्षकारों के पते के संबंध में निम्न में से किसी एक अभिलेख का अपलोड किया जाना, जिनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक, सरकार द्वारा निर्गत कोई अन्य अभिलेख आदि हैं। पक्षकारों की आयु जन्मतिथि प्रमाण पत्र के संबंध में निम्न में से किसी एक अभिलेख का अपलोड किया जाना, पासपोर्ट, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, हाई स्कूल SSC प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्गत, रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु प्रमाण पंजीकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, CMO द्वारा जारी जन्मतिथि आयु प्रमाण पत्र। वर एवं वधु द्वारा दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985 के अंतर्गत उपहारों की सूची व अन्य तथ्यों से संबंधित विवरण का प्रारूप स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पोर्टल से डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टि के बाद शपथ पत्र के रूप में अपलोड किया जाना। विवाह संपन्न होने के साक्ष्य के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना। विवाह स्थल के प्राधिकारी, धार्मिक प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी स्थानीय निकाय के सदस्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विवाह निमंत्रण पत्र की प्रति। तो ये सारे निर्देश IG स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश द्वारा अदर जो रजिस्ट्रार्स हैं उनको सभी को दिए गए। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए जो नए नियम आ गए हैं। सबसे पहला है कि जो भागे हुए जोड़े होंगे, यानी कि जो लोग अपने परिवार की सहमति के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, ऐसे लोगों को जो विवाह है उसकी रिकॉर्डिंग देना आवश्यक होगा। यानी कि अगर उन्होंने शादी की है तो उनको उस शादी का एक वीडियो रिकॉर्डिंग रजिस्ट्रार को देना होगा, मैरिज रजिस्ट्रार को देना होगा। दूसरा है वर वधु के निवास स्थान के आधार पर मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। तीसरे नंबर पर आता है कि वैवाहिक स्थल के आधार पर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि वर वधु का जो निवास स्थान होगा वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा, वैवाहिक स्थल के आधार पर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। चौथा नंबर है विवाह के समय परिवार का एक सदस्य होना आवश्यक होगा, यानी कि जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उस समय पे परिवार का एक सदस्य होना आवश्यक है। अगर परिवार का एक सदस्य नहीं है तो जो पंडित, मौलवी या पादरी आपकी शादी करा रहा है उसका एक शपथ पत्र लगेगा, और जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो उस दौरान भी उस पंडित, मौलवी या पादरी का उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही जो विवाह हुआ है आपका, उस विवाह की जो रिकॉर्डिंग है वो पेन ड्राइव में आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ेगी। ये सारी बातें हाई कोर्ट ने निर्देशित किए हैं कि ऐसे नियम बनाए जाएं ताकि जो
फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पर लोग प्रोटेक्शन के लिए रिट पिटीशंस हाई कोर्ट में दायर कर रहे हैं, ऐसी चीजों को बंद किया जा सके और इन सब चीजों से होने वाली जो विसंगतियां हैं उनसे भी समाज को बचाया जा सके। इस तरह से मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन द्वारा तत्काल रूप से किए गए हैं। आपको यहाँ पे बताते चलें कि जो ये बदलाव अभी किए गए हैं, इसके लिए हाई कोर्ट ने आईजी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रार महोदय को 6 महीने का समय दिया है कि जिसमें एक रजिस्ट्रेशन की नियमावली इनको बनानी है और 6 महीने के अंदर एक प्रॉपर फॉर्म में एक संशोधन लाया जाएगा जिसमें शादी के जो भी नियम हैं उनके बदलाव के बारे में प्रावधान दिए जाएंगे। अभी के लिए सभी रजिस्ट्रार्स को निर्देशित किया जा चुका है कि वो इन निर्देशों के अंतर्गत ही अब से जो भी मैरिज रजिस्ट्रेशन है उनको करेंगे। 6 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद नया संशोधन जब आ जाएगा तो वहां से एक प्रॉपर बिल लाकर और नियमों को पास किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो उत्तर प्रदेश में विवाह रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियम हैं वो समझ में आए होंगे और जो रिट पिटीशन थी, जो केस था जिसकी वजह से ये बदलाव लाए गए, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस विषय से संबंधित या किसी भी चीज पे कोई डाउट है तो आप बेझिझक मेरे कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।